हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किया था, जिसके अंतर्गत हमने समझा था कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानते हुए अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पे किस तरह से अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। आज हमें पढ़ना है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो हमने प्रीमियम का पेमेंट किया है, उस प्रीमियम को अगर हम पूंजीगत व्यय यानी विनियोग क्या होता है, संपत्ति, यानी कि जो प्रीमियम हमने चुकाया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उस प्रीमियम को संपत्ति मान के अगर बुक्स में रिकॉर्ड करें, व्यापारिक व्यय मान के रिकॉर्ड ना करें, संपत्ति मान के रिकॉर्ड करें, तो किस प्रकार लेखांकन व्यवहार किए जाएंगे। तो देखिए यहां पे हमें क्या टॉपिक करना है, यहां पे करना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ही हमें डिस्कस करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ही डिस्कस करना है। और इसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ना है जब जीवन बीमा, संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, तो संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम को, संयुक्त जीवन बीमा प्रीमियम को पूंजीगत व्यय, या तो प्रश्न में पूंजीगत व्यय बता सकता है, या प्रश्न में कह सकता है विनियोग, या क्या कह सकता है सर, विनियोग के अलावा प्रश्न में कह सकता है संपत्ति, क्योंकि विनियोग क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। तो संपत्ति मानकर लेखा किया जाए। लास्ट वीडियो में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हमने डिस्कशन किया था, उसमें हमने माना था कि जो बीमा प्रीमियम चुकाया गया है, इस प्रीमियम को व्यापारिक व्यय यानी कि व्यापार का आयगत व्यय मानकर लेखा किया जाए तो किस प्रकार अकाउंटिंग करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को पूंजीगत व्यय माना जाए, यानी कि संपत्ति मानकर पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है, तो किस प्रकार से लेखांकन व्यवहार होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रिलेशन में। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि जब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को विनियोग या संपत्ति मान के पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि आपकी संपत्ति क्या होगी, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का समर्पण मूल्य होगा वो आपकी संपत्ति होगी। तो यहां संपत्ति का मूल्य किसके बराबर होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के समर्पण मूल्य के बराबर होगा। तो देखिए अब हम आपको इसको लेखांकन में आपको समझा रहा हूं किस प्रकार हम इसका लेखांकन करेंगे। तो आपने जब बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, सबसे पहले आपको क्या समझना है, जब बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए, भुगतान किया जाए, तो जब बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा तो उस समय सबसे पहली बात कि हमने यहां पे बीमा प्रीमियम को क्या माना है सर, एक विनियोग या फिर एक संपत्ति माना है, जिस संपत्ति का नाम क्या है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो संपत्तियों को क्या किया जाता है सर, डेबिट किया जाता है, इसलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी को तो डेबिट करेंगे। यहां पे इसको व्यापारिक व्यय नहीं माना है, इसको हमने संपत्ति माना है। किसको संपत्ति माना, जो बीमा प्रीमियम चुकाया है, इसको हमने एक विनियोग मान के चला, और इस विनियोग का नाम क्या होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी हमारे विनियोग का नाम है। तो संपत्ति, ये जो बीमा प्रीमियम चुकाया है उसको संपत्ति माना, और इसका मतलब यह प्रीमियम चुकाया तो एक संपत्ति क्रय की संपत्तियों का शेष क्या होता है सर, डेबिट होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को डेबिट कर रहे हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने डेबिट किया क्योंकि से हम ये मानेंगे जब प्रीमियम चुकाया तो एक संपत्ति क्रय की है, और संपत्ति क्रय की है तो हमने क्या किया सर, संपत्ति को डेबिट किया है। और बीमा प्रीमियम का हमने भुगतान किया है, भुगतान किया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे बीमा प्रीमियम का भुगतान किया तो व्यापार से क्या गया सर, कैश गया। और आपको पता है कि जो वस्तु व्यापार से गई उसे क्रेडिट करते हैं, और कैश की जगह आप क्या कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, बैंक ही रहेगा, बिकॉज ऑफ बीमा प्रीमियम जो भुगतान करते हैं नॉर्मली चेक से भुगतान किया जाता है, तो टू कैश या बैंक दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर बैंक रहता है। तो बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर यह प्रविष्टि करनी है। इसके बाद देखिए आपको मैं बता देता हूं, आपने क्या माना कि जो प्रीमियम चुकाया है, जितना भी आपने प्रीमियम चुकाया है, उस प्रीमियम को आपने संपत्ति या विनियोग माना है। तो यहाँ पे विनियोग की रकम कितनी है, तो विनियोग की रकम उतनी होगी जितना इसका समर्पण मूल्य होगा। समर्पण मूल्य का अर्थ क्या होता है
कि प्रतिवर्ष इंश्योरेंस कंपनी आपके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का या लाइफ पॉलिसी का एक समर्पण मूल्य निर्धारित करके रखती है। प्रथम वर्ष का समर्पण मूल्य कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का क्या है। तो ये समर्पण मूल्य होता क्या है कि अगर परिपक्वता तिथि से पहले अगर आपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को या लाइफ पॉलिसी को समर्पित करके उसके पैसे लेना चाहे तो कितने रुपए आपको वहां से इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं समर्पण मूल्य। तो आपको मैं बता देता हूं कि जितना समर्पण मूल्य होगा उतना ही आपका विनियोग माना जाएगा। तो आप यहां लिखोगे, एक नोट लगा के लिखोगे, विशेष बात बता रहा हूं। तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी समर्पण मूल्य की सीमा तक संपत्ति या फिर क्या कह सकते हैं सर, विनियोग मानी जाती है। तो ये विशेष बात आप इसमें ध्यान रखोगे, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी समर्पण मूल्य की सीमा तक विनियोग या संपत्ति मानी जाती है। तो आपने ये पता है संपत्तियां हमेशा बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दिखाई जाती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रीमियम चुकाया है इस प्रीमियम में समर्पण मूल्य के बराबर राशि तो आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में रखनी है और शेष राशि को अपलिखित कर देना है। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि समर्पण मूल्य तक ही आपका क्या विनियोग संपत्ति है, समर्पण मूल्य से अगर अधिक राशि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में डेबिट है तो उसे अपलिखित करना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे समर्पण मूल्य से अधिक राशि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, समर्पण मूल्य से अधिक राशि को, समर्पण मूल्य से अधिक राशि को अपलिखित किया जाएगा। किससे, लाभांश खाते से अपलिखित किया जाएगा। क्योंकि यहां पे जो संपत्ति मानी ना अपनी, वो संपत्ति तो सिर्फ समर्पण मूल्य के बराबर तक है, और तो समर्पण मूल्य से अधिक जितना प्रीमियम चुका है वो प्रीमियम क्या है, वो अधिक प्रीमियम आपके लिए व्यापार का खर्चा है, तो उसे अपलिखित करोगे। तो मान लो कि यहाँ पे समर्पण मूल्य 100 रुपए हो और आपने प्रीमियम चुकाया 110 रुपए, तो 100 रुपए तो आपको रख लेने, बाकी 10 रुपए जो अधिक है वो आपको अपलिखित करने। तो अपलिखित करेंगे तो डेबिट से क्या हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ये तो सर क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट किसको करना है सर, जहां ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हमने क्रेडिट किया, जो भी अधिक की राशि थी उस अधिक की राशि से अपलिखित किया, तो अपलिखित होगा किससे, इस शेष राशि को हमने क्या माना, व्यापारिक व्यय माना, और व्ययों को लाभ हानि खाते से अपलिखित करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इसको अपलिखित करेंगे। तो समर्पण मूल्य से जितना अधिक प्रीमियम है, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रीमियम की जो भी राशि है, प्रीमियम में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। किस चीज को माइनस करोगे सर, इसमें से माइनस कर देंगे समर्पण मूल्य को। किसको, समर्पण मूल्य को माइनस कर देंगे, और शेष राशि जो समर्पण मूल्य से अधिक है उस राशि को आप अपलिखित कर देंगे। तो ये आपको क्या करना है सर, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये करना है। इसके बाद देखो ये 2 प्रविष्टियां प्रतिवर्ष होती रहेंगी। जितना भी समर्पण मूल्य है चालू वर्ष का, वो चालू वर्ष का समर्पण मूल्य आपने इस चालू वर्ष के प्रीमियम में से चुकाया, तो ये समर्पण मूल्य होना चाहिए चालू वर्ष का। तो समर्पण मूल्य तो आपको किस में रखना है सर, आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो ये तो शेष रह जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाते का, और समर्पण मूल्य से जितना अधिक राशि है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपलिखित हो जाएगी। तो ये 2 प्रविष्टियां प्रतिवर्ष करनी है। अच्छा, अब अगर पार्टनर रिटायर हो जाता तो इससे रिलेटेड हमने अलग से वीडियो बनाया कि इस संबंध में अगर पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। हमें पढ़ना है कि पार्टनर की मृत्यु होने की दशा में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो देखो, पार्टनर की जब मृत्यु हो जाती है तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहां अगला पॉइंट लिख रहे हैं, साझेदार की मृत्यु की दशा में, मृत्यु होने पर, जब साझेदार की मृत्यु हो जाएगी
तो उस समय जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो जाएगी सर, ये मैच्योर हो जाएगी यानी परिपक्व हो जाएगी। तो हमें बीमा कंपनी पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। और बीमा कंपनी पर जब हम क्लेम करेंगे तो बीमा कंपनी से हमें पैसे लेने, तो वो हमारे लिए एक देनदार यानी कि एसेट्स हो गई। और हम जानते हैं कि एसेट्स को क्या करना होता है सर, डेबिट करना होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। एक काम हुआ, हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट किया। इसके बाद हमें क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट हमें बीमा कंपनी से किसकी राशि लेनी है सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो बीमित धन था वो हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बीमित धन इससे प्राप्त करना है। तो यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाता हमारे लिए हमारी प्राप्ति होगी, उसे हम क्रेडिट करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, पॉलिसी अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। किस राशि से सर, ये एंट्री होगी बीमित धन से। कौन से धन से होगी, ये प्रविष्टि होगी जो भी अपना बीमित धन है, उस बीमित धन से, जितने धन से आपने बीमा करवाया हुआ है उस धन से प्रविष्टि करेंगे। ठीक है सर, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया, हमने एंट्री कर दी। देखिए पीछे वाला जो वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने व्यापारिक व्यय मान के लेखा किया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम का, उसमें भी साझेदार की मृत्यु होने पर क्लेम के लिए अपन ने सेम एंट्री बनाई थी बीमित धन से। यहां भी अपन वही एंट्री बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद अगर आपने क्लेम कर दिया है तो कुछ टाइम पीरियड बाद आपको बीमा कंपनी से पैसे मिलेंगे। तो बीमा कंपनी से बीमित धन प्राप्त होने पर, ये जो बीमित धन है, ये बीमित धन प्राप्त होगा तो क्या प्रविष्टि करेंगे। तो देखो सर, बीमित धन हमें प्राप्त होगा तो बीमित धन किस में मिलेगा सर, वैसे तो नॉर्मली अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो चेक से मिलता है। हमें चेक मिलेगा तो चेक हम कहां डिपॉजिट करेंगे, बैंक में करेंगे। तो बैंक कौन हुआ, पाने वाला। और पाने वाले को हम क्या करते हैं सर, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमें मिलेगा चेक और वो चेक हम देंगे बैंक को। तो बैंक कौन है, पाने वाला व्यक्ति हो गया, व्यक्तिगत खाते में आता है बैंक, तो ये पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर मान लो कैश मिला हो तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। अच्छा, कैश को डेबिट क्यों किया सर, देखो कैश जो है हमारे लिए एक वस्तुगत खाते के अंतर्गत आने वाली संपत्ति है, क्योंकि संपत्तियां किसमें आती है, वस्तुगत खाते में। तो ये वस्तुगत खाते में आती है। तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि बीमित धन प्राप्त हुआ है, तो बीमा कंपनी से कैश मिली तो व्यापार में कैश आई। और आप जानते हैं कि आने वाली वस्तु क्या होती है, क्रेडिट डेबिट होती है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया। तो आप बैंक या कैश इसमें से कोई भी डेबिट कर सकते हो। आपको नॉर्मली ये क्या करना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए। अब देखिए ये बीमित धन जो प्राप्त हुआ किससे प्राप्त हुआ सर, इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन से खाते में आती है सर, कंपनी जितनी भी होती है, कंपनी है, फर्म है, ये जितनी भी संस्था है सारी व्यक्तिगत खाते में आती है। तो ये भी एक व्यक्तिगत खाता, इंश्योरेंस कंपनी से धन प्राप्त हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी एक व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है सर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो बीमा कंपनी से हमें धन की प्राप्ति हो तो बीमा कंपनी कौन है सर, ये देने वाला, इसको क्रेडिट करो। यहां लिखो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया सर, क्रेडिट किया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सर यहाँ पे बीमित धन हमें प्राप्त हो गया, क्लेम हमने किया ही था, फिर बीमित धन प्राप्त हो गया। अब इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते के शेष को साझेदारों में विभाजित करना है। देखिए यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का कुछ शेष तो पहले से हमारे पास समर्पण मूल्य के बराबर तक राशि तो पहले से बैलेंस शीट में है, और उसके अलावा जो हमारा शेष है वो इस खाते का शेष हम साझेदारों में विभाजित कर देंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष साझेदारों में विभाजित करने पर, साझेदारों में विभाजित करने पर, साझेदारों में विभाजित करने पर आपको मालूम है पिछले वीडियो में भी आपने किया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का जो शेष होता है उसको सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित करते हैं। तो वैसे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी प्राप्ति थी, क्रेडिट थी, तो इसको हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो इसको डेबिट कर देंगे। यहां लिख दिया हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट कर दिया सर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट कर दिया सर। और क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे पार्टनर कैपिटल को, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी आय या फिर क्या थी, प्राप्ति। तो ये प्राप्तियां या फिर आय हमारी किस खाते में जाएंगी, पूंजी खाते में जाएंगी,
साझेदारों में विभाजित करेंगे तो। और पूंजी खाते में जब प्राप्तियां और आय को हम ट्रांसफर करते हैं तो पूंजी का शेष क्या होता है, बढ़ जाता है। और पूंजी का शेष जब बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह आप एंट्री पास करेंगे, कौन से अनुपात में होगी, यहां ये होगी पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में होगी सर, ये एंट्री होती है यहाँ पे पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में होगी सर, ये पुराने अनुपात में होगी। और यहां क्या आएगा, यहां आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेष। इस खाते का जो शेष है उसको हम हस्तांतरित करेंगे पुराने अनुपात में साझेदारों में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं अब अपन इसका। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यहां पे मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं। वैसे आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 130 पर, उदाहरण संख्या पेज नंबर 130 पर आपका उदाहरण संख्या 25 दिया हुआ है। इस प्रश्न में कहा है कि जो आपने 24 का प्रश्न किया है, पीछे का जो उदाहरण किया है उदाहरण संख्या 24, उसी को आधार मानते हुए आपको प्रविष्टियां करनी है। जब समर्पण मूल्य पहले वर्ष का 0 हो, दूसरे वर्ष का 2000 और तीसरे वर्ष का कितना 4000 बताया हो। तो देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको जो डेट दी हुई है समर्पण मूल्य की, डेट में थोड़ा सा मिस्टेक करके दी हुई है, थोड़ा सा आप करेक्शन भी कर लेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है कि पार्टनर कौन है सर, ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1 है। 3:2:1 इनका लाभ वजन अनुपात है। इसके बाद प्रश्न में कहा गया है आपसे, फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 रुपए की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 को ली। तो 1 अप्रैल 2013 को जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिए कितने रुपए की, 60,000 रुपए की जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिए इनके जीवन पर। इसके बाद प्रश्न में कहा गया प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि 5,000 रुपए चुकाई जाती है। जो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया जाता है, प्रीमियम वो चुकाया जाता है रुपए 5,000 प्रतिवर्ष, रुपए 5,000 प्रतिवर्ष प्रीमियम इसका चुकाया जाता है। इसके बाद कहा गया प्रीमियम को विनियोग माना जाता है, जनरल प्रविष्टियां दीजिए। प्रीमियम जो चुकाया गया है इस प्रीमियम को क्या माना जाता है, विनियोग माना जाता है। प्रीमियम को विनियोग यानी संपत्ति माना जाता है। इस प्रीमियम को क्या माना जाता है सर, इस प्रीमियम को विनियोग माना जाता है। आपको प्रविष्टियां देनी है, यदि बी की मृत्यु 5 अप्रैल 2016 को हो गई। अब क्या बताइए, जो बी है इस बी की मृत्यु हो गई कब, 5 अप्रैल 2016 को बी की मृत्यु हो गई और 8 अप्रैल 2016 को बीमित धन बीमा कंपनी से प्राप्त हो गया, बीमित धन प्राप्त हो गया, बीमा कंपनी से बीमित धन प्राप्त हुआ 8 अप्रैल 2016 को। इसके बाद आगे आपको प्रश्न में क्या कहा है, देखिए जो समर्पण मूल्य आपको दिया हुआ है विभिन्न वर्षों का, क्या दिया हुआ है सर, समर्पण मूल्य जो आपको दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल को तो पॉलिसी लिया आपने, तो 31 मार्च 2014 लिखेंगे यहाँ पे, 31 मार्च 2015 लिखेंगे यहाँ पे, और
31 मार्च 2016 लिखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आपको आपकी बुक में करेक्शन करना होगा। यहाँ पे बुक में जो 25 का उदाहरण दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है 31 मार्च 2013, 14 और 15। तो 1 अप्रैल 2013 को तो आपने पॉलिसी ली है, तो समर्पण मूल्य 31 मार्च 2013 यानी एक दिन पीछे का समर्पण मूल्य कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्शन करेंगे, एक एक ईयर को आप आगे बढ़ा लेंगे समर्पण मूल्य को। तो यहाँ पे समर्पण मूल्य की जो राशि दे रखी है वो है नील, जीरो, कुछ नहीं है। यहाँ समर्पण मूल्य है इस डेट को ₹2000 और यहाँ इस डेट को समर्पण मूल्य दिया हुआ है 4000। तो ये समर्पण मूल्य की राशि है। आपको क्या करना है, इनकी जनरल प्रविष्टियां देनी है जब पार्टनर की मृत्यु कब हो जाती है, 5 अप्रैल 2016 को हो जाती है। तो देखिए जनरल प्रविष्टियां कब से स्टार्ट करनी है सर, 1 अप्रैल 2013 को हमने क्या किया है, यहाँ पे पॉलिसी ली है। तो जब पॉलिसी लेंगे तो पहले प्रीमियम का भुगतान करेंगे, किस डेट को सर, 1 अप्रैल 2013 को। 1 अप्रैल 2013 को पॉलिसी लेंगे और प्रीमियम का भुगतान करेंगे 5000 रुपए। प्रीमियम का भुगतान किया तो हमारे पास से क्या गया सर, कैश गई। तो कैश या बैंक को क्रेडिट करो, क्योंकि जानने वाली वस्तु क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हम कैश या बैंक को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। और ये जो प्रीमियम चुका है इस प्रीमियम को क्या मानना है, विनियोग मानना है, इसलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाता खुलेगा, इसे हम संपत्ति मानेंगे। तो मैं लिखूंगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, पॉलिसी अकाउंट डेबिट। अगर व्यापारिक व्यय माना जाता तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करता, लेकिन इसको विनियोग माना है, संपत्ति माना है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को, तो इसलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का खाता हमने खोल दिया है संपत्ति मान के। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम चुकाना है सर, 5000 रुपए प्रति वर्ष चुकाना है। तो मैंने 5000 रुपए चुकाया। अब देखिए 1 अप्रैल 2013 को आपने प्रीमियम चुकाया और इसकी अंतिम तिथि कब होगी, इस वर्ष की अंतिम तिथि 2014 मार्च 31 को ये वर्ष की समाप्ति होगी। तो 2014 मार्च 31 को मुझे क्या करना होगा, समर्पण मूल्य के बराबर तक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारी संपत्ति मानी जाएगी। जितना समर्पण मूल्य है, समर्पण मूल्य के बराबर तक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। और इससे अधिक राशि हमारे लिए व्यापारिक व्यय जिसे अपलिखित करना है। तो देखिए आपने क्या किया सर, प्रीमियम चुकाया 5000 और 31 मार्च 2014 को समर्पण मूल्य है 0। इसका मतलब संपत्ति का मूल्य, विनियोग का मूल्य 0 है। तो यहां पे जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाते में 5000 दिखा रखे, ये इनको अपलिखित करना पड़ेगा अब, क्योंकि इनको व्यय मान लिया जाएगा, क्योंकि इतनी तो जीरो संपत्ति है और प्रीमियम चुका दिया 5000 का, इसका मतलब सारा व्यापारिक व्यय हो गया। तो आपको इसको अपलिखित करना होगा, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। फिर मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, आपको समर्पण मूल्य के बराबर राशि को ही संपत्ति मानना है, शेष राशि को व्यापारिक व्यय मानते हुए अपलिखित कर देना है। तो समर्पण मूल्य 0 था, 5000 का प्रीमियम चुकाया, तो पूरा 5000 का प्रीमियम आपको क्या करना पड़ेगा सर, अपलिखित करना पड़ेगा। समर्पण मूल्य 0 है। तो अब इसके बाद 1 साल का काम पूरा, बाद दूसरे साल की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2014 अप्रैल 1 को हमें क्या करना पड़ेगा सर, वापस प्रीमियम चुकाना है और ये प्रविष्टि करनी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। आपको क्या है कि कैश बैंक में से दोनों में से एक लिखना है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बैंक लिखें, कैश ना लिखें। 5000। इसके बाद देखिए वही काम हमें करना है। तो इस वर्ष की समाप्ति कब होगी सर, समाप्ति होगी 2015 मार्च 31 को इस वर्ष की समाप्ति होगी सर। तो 2015 मार्च 31 को आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का समर्पण मूल्य में का शेष तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाते में रखना है, शेष अधिक की राशि को अपलिखित करना है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाते में कितना शेष है सर, डेबिट बैलेंस है 5000, उसमें समर्पण मूल्य कितना सर, 2000 का समर्पण मूल्य। तो 5 में से समर्पण मूल्य तो रखो, शेष राशि को अपलिखित करो। तो शेष राशि कितनी, 3000। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाते का डेबिट शेष था, इसे क्रेडिट करेंगे तो अपलिखित हो जाएगा। या मैंने क्रेडिट किया टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और अपलिखित किससे करना है सर, अपलिखित करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं यहाँ क्या कर देता हूं, डेबिट कर देता हूं। कितना सर, 5000 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बैलेंस था, 2000 है यहाँ पे समर्पण मूल्य। इसका मतलब ये होगा कि समर्पण मूल्य के बराबर तक तो हमारी संपत्ति है, इसे तो बैलेंस शीट में दिखाना है। तो बाकी 5 - 2 कितने बचे, 3।
तो 3000 को हमें आप लिखित करना है। क्या किया हमने, 3000 कैसे लेके आए सर, यहां पे आपने जो प्रीमियम चुकाया था वो था 5000, उसमें से आपने माइनस किया समर्पण मूल्य कितना है सर 2000, माइनस किया तो शेष राशि जो 3000 बची उसको आपने क्या किया, अपलिखित किया सर। तो इस तरह में अपलिखित करना है इसको। यहां मैं लिख देता हूं इसे, कैसे किया हमने इसको, 5000 का जो प्रीमियम था उसमें से 2000 का समर्पण मूल्य रखा और शेष राशि 3000 हम यहां पे अपलिखित की। इसके बाद देखिए क्या करना है, चलो 2015 के वर्ष का भी हिसाब किताब कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे 1 अप्रैल 2015 से नया वर्ष स्टार्ट होगा, 2015 अप्रैल 1 अप्रैल 1 को फिर आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे। तो सेम एंट्री, ये वाली एंट्री सेम बनाएंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, या तो लिखोगे कैश अकाउंट और या फिर क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। ये भुगतान करने की एंट्री है। और आपको पता है ना, मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि मैं रेकमेंड करूंगा कि कैश की बजाय आप क्या लिखो, बैंक लिखो, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन किस में होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। तो रेकमेंड मैं आपको करूंगा कि बैंक लिखो, वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी कैश भी गलत नहीं होगा आपके लेवल पर। तो यहां पे प्रीमियम कितना चुकाना है सर, 5000 का प्रीमियम चुकाना है। 5000 का हमने प्रीमियम का भुगतान किया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम का भुगतान कर लेने के बाद फिर हमें वापस इस वर्ष की एंडिंग डेट को क्या करना है सर, इस डेट की, इसकी एंडिंग डेट होगी 2016 मार्च 31 और हमें समर्पण मूल्य के बराबर राशि तो अपने पास रखनी है, शेष राशि को अपलिखित करना है। और अपलिखित करना है तो ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खाता डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सर। इसको तो क्रेडिट कर दो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये तो क्रेडिट हो गया सर। डेबिट किसको करना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया सर। अब कितना करना है, देखो प्रीमियम कितना चुका है 5000 और समर्पण मूल्य कितना है, देखो यहां पे समर्पण मूल्य दिया हुआ है 4000। तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो आप गलती यही कर देते हो आगे, 5000 रुपए जो प्रीमियम चुका है इसमें से डायरेक्ट आप 4000 माइनस करके सीधा 1000 यहां दिखा देते हो और वो जाता है आपका गलत। करना क्या है मैं समझाता हूं आपको। ये जो समर्पण मूल्य 4000 रुपए यहां दिया हुआ है, इसका अर्थ ये है कि पहला वर्ष ये था, दूसरा वर्ष ये था और ये तीसरा वर्ष है। तो तीसरे वर्ष में अगर आप बीमा पॉलिसी को समर्पित करते हो तो आपको 4000 मिलेंगे। यहां क्या था कि पहले वर्ष में अगर आपने समर्पित किया होता तो आपको कुछ नहीं मिलता, दूसरे वर्ष में समर्पित किया होता तो आपको 2000 मिलते और तीसरे वर्ष में समर्पित करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 4000 मिलेंगे। इसका मतलब ये कि 4000 रुपए में जो तीसरे वर्ष का समर्पण मूल्य है, इसमें दूसरे वर्ष का समर्पण मूल्य भी इसी में शामिल है, यानी कि 2000 रुपए पहले से इसमें शामिल है। यानी कि आपका समर्पण मूल्य पिछले साल के समर्पण मूल्य को जोड़कर इसमें दिखाया जाता है। तो यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ तीसरे वर्ष का समर्पण मूल्य देखना है। तो केवल तीसरे वर्ष का समर्पण मूल्य कितना, देखो 4000 रुपए कैसे हुए, चालू वर्ष के इसमें पिछले साल के 2000 हैं, तो 4000 में से आप क्या करोगे सर, 2000 पिछले साल के हैं तो चालू वर्ष के कितने, 2000 इस दो चालू वर्ष के, इसमें 4000 में पिछले साल के 2000 हैं, तो चालू वर्ष के कितने सर, चालू वर्ष के हैं 4000। आप इसको यो नहीं समझो तो यो समझो, देखो आपने क्या किया था, पिछले साल 2000 का शेष रख लिया था, टोटल शेष तीसरे वर्ष में कितने का रखना है सर, 4 का। 2 पिछले वर्ष रख लिया था, तो अब कितना और रखना पड़ेगा, 2 का ही और रखना पड़ेगा, तब आपका 4 पूरा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे हम सबसे पहले 5000 रुपए की जो रकम है उसमें से 2000 माइनस करेंगे तो 3000 आएंगे। और ये 2000 कैसे आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चालू वर्ष का समर्पण मूल्य लिया है। मैं यहां क्लियर कर देता हूं, यहां ये 4000 है ना, इस 4000 को हमने गत वर्ष का जो प्रीमियम था, गत वर्ष का 2000, ये हमने यहां से हटा दिया, अलग किया। तो सिर्फ चालू वर्ष का कितना रह गया, 2000 शेष रह गया, वो चालू वर्ष का। तो ये चालू वर्ष वाला जो 2000 है ये अपलिखित किया और शेष राशि 3000 आपने यहां पे अपलिखित करने की प्रविष्टि कर दी। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या हुआ। 2016 अप्रैल 1 को फिर से बीमा प्रीमियम का भुगतान होगा और बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए वही प्रविष्टि हम वापस करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश या बैंक अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ
पॉलिसी अकाउंट को क्या कर दे सर, डेबिट कर दो, और कैश व्यापार से गई तो कैश या फिर बैंक अकाउंट को क्या कर दो सर, यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दो। चलिए मैंने इसको तो क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना सर, प्रीमियम चुकाना था जो 5,000 रुपए प्रतिवर्ष था, यहाँ पे 5,000 रुपए प्रीमियम की राशि का भुगतान भी हमने कर दिया। ये लो सर 5,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान भी यहाँ पे हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि इसको 2017 31 मार्च को हम इसका हिसाब करेंगे, यानी अपलिखित करने की प्रविष्टि करेंगे। उससे पहले देखो बी की मृत्यु 5 अप्रैल 2016 को, यानी कि इसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब बी की मृत्यु हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, अब तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करना पड़ेगा, यानी कि जैसे इसकी बी की मृत्यु हुई तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होगी, परिपक्व हो गई। परिपक्वता पर हम इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेंगे कब, 2016 अप्रैल 5 को। अब हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेंगे तो प्रविष्टि क्या बनेगी सर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा और यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यही पढ़ा था आपने, तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया सर। तो यहाँ पे कौन सी राशि से होगी प्रविष्टि सर, ये एंट्री होगी बीमित धन से, और बीमित धन कितना था सर, 60,000 रुपए का बीमित धन था। तो आपने बीमित धन से 60,000 रुपए से प्रविष्टि की। इसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कब मिला सर, ये 8 अप्रैल को पैसा मिला। तो यहाँ पे अप्रैल 8 को आपको बीमा कंपनी से पैसे मिलेंगे। तो आप क्या लिखोगे सर, कैश मिला व्यापार को, या चेक मिला तो बैंक लिखोगे और इनको करोगे डेबिट। पैसा कौन दे रहा है सर, इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी हो गया सर देने वाला, और देने वाले को हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से सर, बीमित धन की राशि प्राप्त होगी 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए से हम ये प्रविष्टि यहाँ पे बना देते हैं। चलिए बीमित धन भी प्राप्त हो गया। अब बीमित धन की प्राप्ति के बाद हमें क्या करना है सर, बीमित धन प्राप्त होने के बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष साझेदारों में विभाजित करना है। तो देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में कितना शेष है, तो मैं आपको बता देता हूं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते में शेष होगा समर्पण मूल्य घटा दो और अंतिम वर्ष का प्रीमियम घटा दो। शेष आपका समर्पण मूल्य और अंतिम वर्ष का प्रीमियम घटाने के बाद आपको जो रुपए प्राप्त होंगे वही आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का शेष है। कैसे, वो देखिए यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 60,000। देखिए एक बार शेष निकालना मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो, यहाँ देखो, यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्रेडिट साइड में 60,000 रुपए का बैलेंस है। ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर वाली एंट्री में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट कर रखा है 5,000 से। फिर पीछे वाले एंट्री में जाओगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट हो रहा है 3,000 से। फिर इसके बाद ऊपर जाओगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट हो रहा है 5,000 रुपए से। फिर इसके बाद आप इससे ऊपर की एंट्री में गए तो क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपए से जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। फिर इसके ऊपर आप गए तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 रुपए से। तो यहाँ 5,000 आपने डेबिट किया। इससे ऊपर वाली एंट्री में जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपए से, और इससे ऊपर वाली एंट्री में डेबिट हो रहा है 5,000 रुपए से। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 65 और 6 71,000 क्रेडिट हो गया टोटल। और डेबिट में कितना सर, 5 10 15 20 20,000 यहाँ पे है, ये टोटल 20,000। तो कौन सा बैलेंस आ रहा है सर, क्रेडिट साइड में 71,000 है और डेबिट साइड में टोटल 20,000 है। तो 51,000 रुपए क्रेडिट शेष आ रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी खाते का, क्रेडिट शेष आ रहा है 51,000। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको शेष निकालने का एक शॉर्टकट तरीका इतना सही है कि जो बीमित धन था जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो क्रेडिट हुआ, बीमित धन में से अंतिम वर्ष का प्रीमियम और समर्पण मूल्य अंतिम घटा दो। तो अंतिम समर्पण मूल्य कितना था, 4,000, और अंतिम वर्ष का प्रीमियम कितना चुकाया, 5। तो 5 और 4 9 घटा दो, इसमें से 60 में से तो कितने बचेंगे, 51,000 बचेंगे। और वो 51,000 का शेष यहाँ रहा। देखो क्रेडिट में 71,000 थे और डेबिट में 20,000 थे, तो कितना शेष आया, 51,000 का शेष आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो 51,000 का शेष बचा है, कौन सा शेष है सर, क्रेडिट शेष है। इसे ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट से डेबिट करना पड़ेगा। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे भाई। यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट करेंगे और इसे सभी साझेदारों में विभाजित करना है। पुराने अनुपात में साझेदार कौन है सर, ABC 3-2-1 में विभाजित करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट
टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपको क्या करना है सर, इसकी प्रविष्टि हमें पास कर देनी है। क्रेडिट शेष था 51,000 का, देखो क्रेडिट में 71 थे, यहाँ डेबिट में 20 है, तो शेष 51,000 का था, तो उसे हमने 51,000 को क्रेडिट से डेबिट कर दिया, तो अकाउंट इसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बंद हो गया। और हमें इसमें क्या करना है सर, हमें इसमें जो है ए बी सी में क्रेडिट करना है, किस अनुपात में, 3:2:1 में। अच्छा 3:2:1 कितना हो जाता है सर, 5 हो जाता है। तो आप क्या करो, इसमें 5 का भाग दो और इनमें विभाजित कर दो, कितना कितना अमाउंट आ रहा है देख लो। $51,000 का 3/6 25,500 ये हो गया। फिर 2/6 का मतलब होगा 1/3 17 17,000 ये हो जाएगा। और फिर दिया हुआ 1/6 तो 8,500 ये हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेष है वो साझेदारों में विभाजित हो जाता है। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। वीडियो अच्छे से एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स अपने नोटबुक में लिखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक को आगे करेंगे। यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने विनियोग माना है, अब विनियोग के साथ संचय का भी निर्माण करें तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।